हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी की सभ्यता एवं आर्य सभ्यता। भारत का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। इतिहास से हमारा तात्पर्य भूतकाल की उन घटनाओं से है जिसका प्रमाण या साक्ष्य हमें लिखित रूप से मिलता है। तो लिपि का विकास चूंकि बाद में हुआ है, इससे पहले की भी सभ्यताएं रही हैं और इससे पहले का भी भूतकाल रहा है, तो उन्हें हम इतिहास ना कहकर प्रागैतिहास बोलते हैं। प्रागैतिहास यानी इतिहास से पहले का, लिखित से पहले का। जैसे पाषाण काल की हम बात करते हैं, स्टोन एज या पाषाण काल, जब लोग जो हैं गुफाओं में रहते थे और शिकार आदि किया करते थे। तो पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को 3 काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जो इस समय हुए थे, जैसे आग। तो आग की जो है जानकारी थी पूरा पाषाण काल में, परंतु उसका उपयोग जो है नव पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। जानकारी थी का मतलब, क्योंकि तड़ित आदि से या फिर जंगल में आग वाग लगने के कारण जानकारी तो उनको थी, पर उसका प्रयोग कैसे किया जाए, सीमित रूप से उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी उन्हें नव पाषाण काल में लगी। फिर जैसे पहिए का आविष्कार है, पहिए का आविष्कार भी जो है नव पाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार, तो ये सारे महत्वपूर्ण आविष्कार या चीज़ें तो जो है पाषाण काल में हो चुके थे, परंतु चूंकि हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे, इतिहास की बात करेंगे, तो वो प्रारंभ होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो डेट है लगभग 2700 BC या फिर जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, पुराना है। लगभग 2700 ईसा पूर्व यानी पहली ईस्वी से 2700 साल पहले तक का ये पुराना है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है। ये कैसे पता चलता है समय? ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है। C14 कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग के आधार पर पता लगा है कि लगभग 2700 साल पुराना है ये, ईस्वी से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी? क्योंकि ये सभ्यता पाई गई सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी घाटी पे पाई गई। जीवन जो है दोस्तों जल स्रोत के किनारे ही होता था। सामान्यतः नगर वगैरह जो बसते थे वो नदियों के किनारे बसते थे। तो सिंधु जो नदी है उसके घाटी में जो सभ्यता हमें पाई गई उसे हमने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी, नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा जो घाटी है यह है रावी नदी के किनारे, आजकल ये पाकिस्तान में है। तो ये चूंकि बंटवारे से पहले का है, 1921 की बात है। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा घाटी में रावी नदी के किनारे जो है खुदाई करवाई थी और वहाँ एक सभ्यता पाई गई थी। तो इस हड़प्पा के नाम से, हड़प्पा घाटी के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के घाटी में, सिंधु नदी घाटी में खुदाई करवाई और यहाँ पर भी इसी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता मिली। तो इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं या उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इन्होंने जिस जगह की खोज करवाई थी उस जगह का नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे है।
क्या पाए गए इस सभ्यता में, ये हम देख लेते हैं। पहला, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरों के प्रमाण पाए गए। मोहनजोदड़ो पे जो है एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नान गृह पाया गया। सीधी सीधी एक दूसरे को समांतर पर काटती हुई सड़कें हैं, नालियों की व्यवस्था है, चबूतरे हैं। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। फिर ये कांस्य युगीन थी, यानी जिस धातु का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में वो कांस्य है। कांसा सबसे पहला ये धातु है जिसकी खोज जो है मनुष्य को पता चली। कॉपर एज भी बोलते हैं इसको। फिर ये मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक मतलब घर के जो हेड होते थे, परिवार के जो मुखिया होते थे, वो होती थी माताएं। उसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी अभी जिस प्रकार की हम लिपियों का प्रयोग करते हैं ऐसी लिपियों का वहाँ पे प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। तो भाव चित्रों के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, लिखते थे। दफनाने की प्रथा थी, मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। ये सब के प्रमाण पाए गए हैं। इसी नाम से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, मृतकों का टीला। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में सांड को जो है ये प्रमुख पशु था। संभवतः घोड़ों की जानकारी इन्हें नहीं थी। इनका जो है विदेशों से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। व्यापार के साक्ष्य संभवतः मिस्र वालों से। तो ये तो हुई सिंधु घाटी की सभ्यता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एक एक नंबर के लिए। अब हम देख लेते हैं आर्य सभ्यता, या फिर जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्यों? क्योंकि इसी समय में वेदों की रचना हुई है। आर्य जो सभ्यता है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की सभ्यता है। वेदों की रचना होने के कारण ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। और जो आर्य सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के उलट ग्राम्य सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है ये। तो ग्रामीण सभ्यता है, मुख्य जो व्यवसाय है इनका जो जीविका उपार्जन है वो है कृषि, मुख्य व्यवसाय। समाज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो मातृसत्तात्मक थी वो पितृसत्तात्मक हो गई। पितृसत्तात्मक। प्रमुख जो देव हैं वो हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, यानी जल पानी इंद्र। तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यानी वेदों की रचना के बाद का समय। तो ऋग्वैदिक काल इसलिए क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई, शेष तीनों वेदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई। तो इस दौरान जो है इनका डेट हम देख लेते हैं। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वैदिक काल है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना हुई और प्रमुख जो देव थे इस समय इंद्र, अग्नि, वरुण आदि थे। पितृसत्तात्मक समाज था।
स्त्रियों की दशा ठीक थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अच्छी किस हिसाब से कह सकते हैं कि पुनर्विवाह प्रचलित था। इसमें विधवा पुनर्विवाह भी सम्मिलित है। महिलाएं भी ऋषि होती हैं, ऋषि होती थीं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये जो है कुछ महिला ऋषियों के नाम हैं। तो महिला ऋषि भी होती थीं। पूजा पाठ जैसे कर्म कांड से महिलाओं को अलग नहीं रखा जाता था। कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो ये हम देखते हैं, ये ऋग्वैदिक काल की दशा है। उत्तर वैदिक काल में आते आते, अच्छा, ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, 4 वर्ण हुआ करते थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। वर्ण व्यवस्था, और ये जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी वो कर्म आधारित थी, यानी काम क्या करते हैं उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। तो जैसा होते थे ब्राह्मण, जो शिक्षा का काम करते थे, पढ़ाने लिखाने आदि का। क्षत्रिय, जो सुरक्षा का काम करते थे। वैश्य, जो व्यापार का काम करते थे। शूद्र, जो सेवक आदि का काम करते थे। तो ये कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति एक तो खराब हो गई, यानी ये जो कर्म कांड है, जो पूजा वूजा होते हैं, उनसे महिलाओं को दूर रखा जाने लगा। तो महिलाओं की जो बुरी स्थिति है वो उत्तर वैदिक काल से शुरू होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में तो हम देखते ही हैं मातृसत्तात्मक समाज है, यानी महिलाओं की स्थिति वहाँ पे सर्वोच्च है। उत्तर वैदिक काल में आते आते घटने लग गई, उन्हें मुख्य जो काम है समाज से रिलेटेड उनको करने से दूर रखा जाने लगा। वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में ये जाति आधारित हो गई या फिर वंशानुगत हो गई। वंशानुगत। फिर 4 आश्रमों का उल्लेख आता है वैदिक काल में। जीवन को जो है 100 वर्षों में बांटा गया। 25-25 वर्षों के 4 खंड में बांटे गए जीवन को, तो जिन्हें हम कहते हैं आश्रम। आश्रम व्यवस्था। डायरेक्ट क्वेश्चन इनके नाम से पूछ सकता है। तो 1 से लेकर 25 साल तक क्या रखा गया? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कि आपको करना है, पढ़ाई करनी है, इस समय दुनियादारी से दूर रहनी है। 26 से लेकर 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम। विवाह करना है, गृहस्थी बढ़ानी है। 51 से लेके 75 तक जो है वानप्रस्थ, घर द्वार छोड़िए, वन को गमन करिए। 75 से लेके 100 संन्यास, दुनियादारी छोड़ दीजिए और परलोक की चिंता करिए। तो ये 4 आश्रम व्यवस्था जो थे वो ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। 4 वेद रचे गए हैं। कौन कौन से वेद हैं वो हम देख लेते हैं। तो 4 वेद हैं, उनमें सबसे पहला है ऋग्वेद, सबसे पुराना है। फिर सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और सबसे नवीनतम जो है वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो है ऋचाएं दी गई हैं, जो मंत्र उसमें लिखे हुए हैं उन्हें ऋचाएं कहा जाता है। तो कर्मकांड से संबंधित है, पूजा पाठ आदि से संबंधित ऋचाएं इसमें दी गई है। इसकी जो भाषा है वो पद्यात्मक है, पद्य में, गेय है, गाने लायक जो है। फिर दूसरा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत
का मूल। ये भी जो है इसमें देवताओं की स्तुति है जो यज्ञ के अवसर पर गाई जाती थी। यजुर्वेद, यजुर्वेद पहला वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कर्मकांड प्रधान है, यज्ञ आदि करने के समय जो कर्मकांड किए जाते हैं उनसे संबंधित यहाँ पे जानकारी है। और चौथा और सबसे आखिरी वेद है अथर्ववेद। तो इसमें जो है ज्ञान, औषधि, टोटके, जो अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं, ये सारे कर्मकांड जो है अथर्ववेद में दिए गए हैं। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि जो सत्यमेव जयते हमारा जो आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, या गायत्री मंत्र, ये सभी ऋग्वेद से लिए हुए हैं। उपनिषद होते हैं, मुंडकोपनिषद, उपनिषद जो होते हैं वेद के भाग होते हैं, तो उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। और गायत्री मंत्र जो है, गायत्री सूर्य से संबंधित देवी हैं, उनका जो मंत्र है वो ऋग्वेद में दिया हुआ है। ये तो हो गई वेदों की बात। अब वेद के जो भाग होते हैं, एक तो होते हैं उपवेद, तो 4 वेद के 4 उपवेद हैं। फिर होते हैं उपनिषद, उपनिषद को जो है ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 108 है। वेदांग, इनकी संख्या होती है 6। वेदों को समझने के लिए, वेदों को सरल बनाने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये जो है वेदांगों की प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं इनके, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद तथा ज्योतिष। उसके बाद है पुराण। स्मृति, स्मृति में मनुस्मृति का नाम सुना हुआ है, सबसे पुराना है। और फिर है पुराण, पुराणों की संख्या है 18। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। इनके बारे में प्रश्न नहीं पूछता सामान्य तरीके से। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो पुराण की संख्या या सबसे पुरानी स्मृति या ब्रह्म विद्या किसे कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है, वेदांग की संख्या कितनी है या उपनिषद की संख्या कितनी है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो ये हमने देखे आर्य सभ्यता। अच्छा, आर्य जो सभ्यता है वो लौह सभ्यता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हमने देखी थी, कांस्य सभ्यता थी, कांस जो है, कापर जो है वहाँ प्रमुख धातु थी। तो आर्य जो सभ्यता है कृषि प्रधान है और ये लौह सभ्यता है। यानी इस समय जो प्रमुख धातु उपयोग में आ रही थी वो थी लोहा। आशा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।